ओके बच्चों, तो इस लेक्चर में या इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एक यूनिट सेल अगर है तो उसका डेंसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो ये भी जो है बहुत ही आसान सी बात है समझने के लिए, बट बड़ी काम की है। तो यूनिट सेल का डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सॉलिड स्टेट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में जिनमें डेंसिटी के बारे में चर्चा होती है या उससे रिलेटेड कुछ कुछ बातें पूछी जाती हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज एक्चुअल द डेंसिटी इज। तो एक क्यूबिक सेल मान के चलते हैं और उसका एज लेंथ मान लिया a है। गौर से देखना बच्चों, बहुत आसान। माना कि एक एज लेंथ जो है क्यूबिक सेल का दैट इज a। सो व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम इज a क्यूब। अच्छा, फिर एक और बात अज्यूम कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल आर z। दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स। जरूर नहीं बच्चों एटम हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकता है, बस समझने के लिए हम एटम लिख दिए हैं। हाँ, इफेक्टिव नंबर है। मैंने क्या बोला था, जहां भी नंबर लिखा है वो इफेक्टिव नंबर ही है। हम केवल उतनी ही बात कर रहे हैं जो यूनिट सेल के अंदर है, बाहर का कोई बात नहीं हो रहा है। तो एक और अजम्पशन ले लेते हैं कि ये जो अपना यूनिट सेल है, सो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल आर z। ध्यान रहे कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, अगर इफेक्टिव वर्ड नहीं भी लिखा है तो ये बाय डिफॉल्ट इफेक्टिव ही होता है, क्योंकि हमें केवल उतने ही एटम्स की बात करनी है, उतने ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल देखने रहते हैं बच्चों जो यूनिट सेल के अंदर रहते हैं। सो दैट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। अच्छा, दूसरी बात, मास ऑफ ईच एटम, चलो m मानकर चला जाए। अब अगर मास ऑफ ईच एटम m है, हर एटम का मास m है बच्चों। वैसे तो क्या होता है कि यूनिट सेल में एक जैसे ही सारे एटम हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन एक आइडियल सिचुएशन में चल रहे हैं तो मानते हैं कि सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक जैसे हैं, तो सबका मास हो गया m। ओके, अब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इज z एंड मास ऑफ वन एटम इज m। तो टोटल मास ऑफ वन यूनिट सेल इज हाउ मच? यू मल्टीप्लाई z एंड m, क्योंकि यूनिट सेल में z एटम्स हैं और हर एटम का मास m है। तो टोटल मास हो गया बच्चों z इंटू m फॉर वन यूनिट सेल। दिस इज द टोटल मास। डेंसिटी लिखनी है तो मास बाय वॉल्यूम करना पड़ता है बच्चों, इसलिए मास की आवश्यकता है। वॉल्यूम तो पता ही है a क्यूब। अब डेंसिटी लिखनी है तो z इंटू m बाई a क्यूब कर देंगे। सो वी विल हैव द डेंसिटी। देखें जरा, और भी एक दो चीजें इसमें आने वाली हैं। अब क्या होता है बच्चों कि वो जो एटम है, जनरली क्वेश्चंस में क्या रहता है कि मोलर मास गिवन रहता है उस एटम का। जो एटम्स यूनिट सेल को बना रहे हैं उनका मोलर मास दिया रहेगा। एक एक एटम का मास भी हो सकता दे दें, तो एक एटम का मास होता है तो AMU में लिखना पड़ता है या यूनिफाइड मास में लिखना पड़ता है। मोलर मास को ग्राम में लिख देते हैं। सो लेट इफ द मोलर मास भी कैपिटल M ग्राम। तो व्हाट इज द मास ऑफ अ सिंगल एटम? कैपिटल M में आप Na से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक मोल का मास है ये। एक मोल एटम का मास है कैपिटल M, तो एक एटम का मास Na से डिवाइड कर दिए। सो दिस इज कैपिटल M बाई Na ग्राम। अब जो डेंसिटी लिखोगे तो कैसे लिखोगे? एक यूनिट सेल का मास डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। तो यूनिट सेल का बच्चों मास क्या आया था? z इंटू स्मॉल m एंड वॉल्यूम वॉज a क्यूब। अब ये जो स्मॉल m है, दिस स्मॉल m कैन बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल M बाई Na। ध्यान रखेंगे कि जब हम m एक एटम का मास, जैसे ऑक्सीजन के एक एटम का मास, तो हम लोग लिखते हैं बच्चों 16 AMU और उसका मोलर मास लिखते हैं 16 ग्राम। तो जनरली ग्राम में ही चूंकि सारी चीजें चलती हैं, तो इसलिए हम लोग एटॉमिक मास की जगह मोलर मास लेना प्रेफर करते हैं। सो इस एक एटम के मास को लिख सकते हैं कैपिटल M बाई Na। सो दिस इज z इंटू कैपिटल M बाई a क्यूब Na। a इज नॉट इन मल्टीप्लीकेशन, ध्यान रहे बच्चों। Na मीन्स एवोगाड्रो नंबर है ना। ये जो Na है, कहीं कहीं इसको n0 भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। सो दिस इज जस्ट इन सफिक्स Na। तो ये हो गया एक यूनिट सेल की डेंसिटी।
जहां Z क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, M क्या है, मोलर मास इन ग्राम। अच्छा, और A जनरली क्या होता है, सेंटीमीटर में दिया रहता है। तो ये सेंटीमीटर में अगर हो गया तो हमारा जो रिजल्ट आएगा डेंसिटी का, दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास बाय वॉल्यूम होता है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब जो एक यूनिट सेल का जो डेंसिटी होता है वही डेंसिटी तो पूरे सब्सटेंस की भी होगी। भाई कोई भी सॉलिड या कोई भी सब्सटेंस यूनिट सेल से मिलके ही बनता है, तो जितनी डेंसिटी उस यूनिट सेल की होगी द सेम डेंसिटी विल बी ऑफ दैट सब्सटेंस ऑल्सो। सो अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है डेंसिटी ऑफ सॉलिड में या डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में, दैट डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इज सेम एज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इज सेम एज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो यह हो गया तुम्हारा डेंसिटी का मतलब। चलो बच्चों, डेंसिटी पर कुछ क्वेश्चन हो जाए, कुछ न्यूमेरिकल्स जरा कर लिए जाएं डेंसिटी पर, तो समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या है। सो लेट्स डू द फर्स्ट। क्या है पहला, एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, है ना। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब BCC स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। विद अ सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर। सेल का एज पिकोमीटर में दिया है, दैट इज 288। तो जैसे जैसे जानकारी मिलती जा रही, चलो हम लिखते जा रहे हैं। तो सेल के एज को जनरली ए ही लिखते हैं। सो ए इज 288 पिकोमीटर है। तो पिकोमीटर में क्या हो जाता है बच्चों, 10 to the power -12 मीटर्स हो जाते हैं। और चूंकि हम लोग जनरली डेंसिटी को सेंटीमीटर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर इसको सेंटीमीटर के टर्म में लिखना चाहें तो दिस बिकम्स 288 इंटू 10 to the power -10 सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो हो गया सेल का एच। अब देखो क्या है अगला। अच्छा, डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज गिवन एज 7.2। इट इज गिवन एज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छी बात है, डेंसिटी दे दी। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, चलो। तो डेंसिटी दे रखी है तो उसको भी नोट कर लेते हैं, विच इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड। अच्छा, तो डेंसिटी क्या होता है बच्चों, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। अब पूछ रहे हैं कि 208 ग्राम में अगर टोटल सैंपल 280 ग्राम है तो उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। कैसे करें, देखो बहुत आसान। कैसे आसान, ऐसे आसान है कि पहले तो क्या करते हैं हम लोग, एक यूनिट सेल का जरा वॉल्यूम लिखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल तो कितना है भाई, ए क्यूब हो जाएगा। तो ए क्यूब का मतलब हुआ कि 288 इंटू 10 to the power -10 सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब कर दीजिए। तो ये बच्चों एक यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया। ये क्या हुआ, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया। तो हमें दरअसल करना क्या है, हम ये बता दें कि 208 ग्राम जो एलिमेंट लिए हुए हैं इसमें यूनिट सेल पहले कितने हैं ये पता चल जाए। और फिर BCC का स्ट्रक्चर है तो एक यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं, तो उसका डबल कर देंगे BCC में चूंकि, तो नंबर ऑफ एटम पता चल जाएंगे। तो पहले ये पता कर लिया जाए कि इतना जो मास इन्होंने दे रखा है उस मास में हमारे पास यूनिट सेल कितने हैं। तो कैसे पता करें, देखो आराम से पता हो जाएगा। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम इतना आ गया, तो मास ऑफ 1 यूनिट सेल कितना आएगा बच्चों, मास ऑफ 1 यूनिट सेल। तो मास जो होता है वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम तो ये लिखा हुआ है, चलो डेंसिटी मैंने पहले लिख दी 7.2 है। एक सेकेंड, या चलो वॉल्यूम को ही पहले लिख लेते हैं। तो
288 इंटू 10 टू द पावर -3 होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब एंड डेंसिटी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो ऊपर नीचे का सेंटीमीटर क्यूब इज कैंसिल, दिस इज ग्राम. एक यूनिट सेल का, ओ यहां तो देखो गड़बड़ी कर दी मैंने, ये तो 10 टू द पावर -10 था, क्या करूं. तो एर इज ह्यूमन कहावत है. चलो, सो दिस इज द मास ऑफ 1 यूनिट सेल. एक यूनिट सेल का मास हो गया. अब हमारे पास कुल मास कितना है, 208 ग्राम्स है ना टोटल मास. तो नंबर ऑफ यूनिट सेल बतानी है. तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितना आएगा बच्चों, 208 ग्राम इज द टोटल मास and mass of 1 unit cell is how much, 288 into 10 to the power -10. क्या है वो क्यूब में ना 3 चल रहा है तो इसी में आ जाता है वो 3. एनीवेज, और 7.2 ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम. तो when you solve this you will have almost 12.08 into 10 to the power 23. So this is the number of unit cells that we have. तो यहां फिर से लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने आए थे भाई. हमारे पास जो टोटल यूनिट सेल्स आए थे दोज वर 12.08. एक बात और ध्यान रखें, ये जो भी कैलकुलेशन होती है तो इट मे बी समटाइम्स कैलकुलेशन कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो आप लोग ध्यान रखें, एक बार खुद से भी कर सकते हैं. सो दिस इज नंबर ऑफ यूनिट सेल्स. ओके, अब बीसीसी है तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम या केवल नंबर ऑफ एटम लिखा जाए. इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी कितना होता है भाई, 2 होता है ना. कैसे, कॉर्नर पर 1/8 और एक बीच में सेंटर में, तो 1/8 इंटू 8 + 1 2. तो एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं. टोटल यूनिट सेल इतने हैं, तो नंबर ऑफ टोटल एटम्स बताने हैं, बहुत आसान. सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, दिस इज 2 into 12.08 into 10 to the power 23, and the result is 24.16 into 10 to the power 23. So this is your final answer. Done. चलो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग. तो क्वेश्चन देख लीजिए. क्वेश्चन में है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज शो दैट द कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एन एफसीसी यूनिट, है ना. मतलब हमें क्या बता दिया, हमें ये मालूम पड़ गया कि ये जो कॉपर है इसका जो क्रिस्टल है दैट इज एफसीसी या सीसीपी, एक ही बात है. अच्छा, फिर विद सेल एज इज 3.608 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर. तो सेल का एज मीन्स ए, तो वो जो क्यूबिक सेल है उसका एज ये भी पता हो गया, अच्छी बात है. इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव अ डेंसिटी ऑफ 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड यू नीड टू फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर. अब देखो कैसा, अब पहले ही वर्ड लिख दिया एक्सरे डिफ्रैक्शन. अब कोई इसी को देख के हथियार डाल दिया, अरे एक्सरे डिफ्रैक्शन सॉलिड स्टेट में, बताइए कैसे, कोई लॉजिक ही नहीं है. एक्सरे डिफ्रैक्शन कहां से आ गया. अरे भाई ये तो सब आपको उल्लू बनाने के तरीके हैं भाई. अगर हमें ये पता करना है कि कॉपर का क्रिस्टल लैटिस कौन सा है, कौन सा यूनिट सेल है, तो ऐसा तो नहीं कि देख के बता देंगे. तो उसकी बस एक दिस जस्ट अ मेथोडोलॉजी. आप डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता था. कैसे पूछते, ऐसे पूछ सकते थे, क्रिस्टल ऑफ कॉपर इज एफसीसी यूनिट सेल, बस सीधा इतना लिख देते. या कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी यूनिट सेल, यहां से लिखना स्टार्ट करते. लेकिन यहां से लिखना स्टार्ट कर दिए तो क्या हुआ, बहुत से लोगों को परेशानी हो जाएगी. अरे ये तो कुछ होता ही नहीं, तो पढ़ ही नहीं,
एनीवेज, तो हमारे काम की बात यहीं से है कि कॉपर का जो यूनिट सेल है दैट इज एफसीसी एंड इट्स सेल पैरामीटर दैट इज ए, वो गिवन है। तो जल्दी से फटाफट करते हैं, देखो कितना इजी। देखो बच्चों, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो एज ऑफ द क्यूब इज गिवन एज 3.608 into 10 to the power minus 8 centimeter. This is the value of A. अच्छा, फिर D is also given to us for the unit cell and this D is 8.92 gram per centimeter cube. So this is your D. आपसे पूछा गया एटॉमिक मास बताइए कॉपर का, तो चलो हम पहले मोलर मास बता देते हैं और फिर Na से डिवाइड कर देंगे, या मोलर मास लिखेंगे तो ग्राम में आएगा बच्चों, और एटॉमिक मास उसी को AMU में कर देंगे। अच्छा, एक बात और, क्या जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग पढ़े हैं कि हमारा जो फॉर्मूला which we need to use, that is density of the unit cell, this is equal to Z into capital M divided by A cube Na, जहां पे Z क्या होता है बच्चों, Z हो जाता है, अभी पढ़े थे ना, तो Z क्या हो जाता है, Z is the effective number of atoms in an unit cell। अब जरा सोचें कि यहां पर Z की वैल्यू क्या होगी, तो हमें कैसे चेक करना है। FCC की बात हो रही है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हर कॉर्नर पर एक और हर फेस के सेंटर पर भी एक, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कॉर्नर का हो गया 1/8 इफेक्टिव और 8 कॉर्नर एटम्स हैं, सेंटर का इफेक्टिव 1/2 और फेस का जो सेंटर है उस पर इफेक्टिव 1/2 और 6 फेस होते हैं। वैसे तो हमें एफसीसी के लिए याद ही रहता है इट्स वैल्यू इज 4, फिर भी अगर कभी मान लीजिए कोई कंफ्यूजन आ जाए, आप ध्यान न रख पाए, भूल जाए, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपके पास ADMZ सब कुछ दे दिया एंड यू नीड टू गेट द कैपिटल M। ध्यान रहे बच्चों, दिस कैपिटल M इज योर मोलर मास, दिस इज नॉट द एटॉमिक मास, दिस इज एवोगैड्रो नंबर, दिस इज A, ये तो D है ही डेंसिटी। अब बस हमें क्या करना होगा, हमें सॉल्व करना होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो कैपिटल M आने वाला है वो हो जाएगा D इंटू A क्यूब इंटू Na divided by Z and now you solve, replace the value and get the answer। तो D A क्यूब Na ऊपर है, ध्यान रखेंगे, तो ये जो कैपिटल M होगा विच इज आवर मोलर मास विच इज D, तो D क्या है भाई, D इज 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्या है, फिर था A क्यूब, तो A क्यूब क्या है भाई, A क्यूब था अपना 3.608 इंटू 10 to the power -8 इसका क्यूब, और Na एवोगैड्रो नंबर हम सभी जानते हैं दैट इज 6.022 इंटू 10 to the power 23, और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था Z, तो Z कितना था 4। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट यू विल हैव दिस वैल्यू है 63.1। तो चूंकि ये मोलर मास होता है बच्चों, तो मोलर मास को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राम पर मोल, या सिंपल आप ग्राम भी लिख सकते हैं। तो ये तो क्या आ गया भाई, कॉपर, ये तो मोलर मास आ गया कॉपर का। तो अगर कोई पूछे कि कॉपर का एटॉमिक मास क्या होगा बताइए, कोई पूछे क्या, हमसे तो सवाल में ही पूछ रहा है एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, तो हम क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे 63.1 एटॉमिक मास यूनिट, या केवल U भी लिखोगे विच इज रिप्रेजेंटेड एज यूनिफाइड मास तो भी सही होगा। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर फॉर एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर। अब कोई कहे सर इतने तामझाम की क्या जरूरत, कॉपर का एटॉमिक मास तो हम वैसे भी जानते हैं, ये एक्सरे डिफ्रैक्शन और दाएं बाएं करने की क्या जरूरत थी, सीधे 63 लिख देते तो क्या दिक्कत थी, लिख सकते थे बच्चों। बट कभी ऐसा आ गया, कॉपर शब्द ही नहीं दिया है,
ऐसे दिया है कि एन एटम क्रिस्टलाइजेस इन FCC यूनिट सेल, और फिर डेंसिटी दे दी और ये सब दे दिया। अब पूछा गया कि बताइए वो एटम क्या है। ऐसे तो पूछ सकते हैं ना, कॉपर का जिक्र ही ना हो, तब फिर आपको ये काम का आएगा। तब जब आप देखेंगे कि अच्छा इसका मोलर मास 63.1 ग्राम आ रहा है, तो इसका मतलब ये कॉपर है, देन योर आंसर वुड बी कॉपर। अब पहले ही से लिख दिया है कि कॉपर है और फिर एटॉमिक मास पूछ रहे हैं, तब तो ठीक बात है, इतने तामझाम की क्या जरूरत है, सीधा सर एटॉमिक मास ऑफ कॉपर लिखें। ये समझाने के लिए है बस बच्चों। चलो बच्चों एक और करते हैं, देखें इस तीसरे क्वेश्चन को देखो। तो इस थर्ड क्वेश्चन में क्या है भाई, लिखा हुआ है कि अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन अ 2 क्यूबिक सिस्टम्स। एक मेटल है जो 2 क्यूबिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज हो रहा है। चलो ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा वो 2 सिस्टम कौन कौन से हैं? और दोनों क्यूबिक सिस्टम है, एक कह रहे हैं फेस सेंटर्ड है एंड दूसरा है बॉडी सेंटर्ड, मतलब दिस इज योर FCC एंड द सेकेंड इज BCC। ओके, फिर सेल लेंथ दिए हुए हैं, सेल लेंथ भी दे सकते हैं, वैसे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है एज लेंथ लिखते हैं, एनीवेज चलो लिखा रहने देते हैं। तो सेल लेंथ दे दी है 3.5 एंड 3 एंगस्ट्रॉम। ओके ओके, देखो बच्चों समझो जरा गौर से। हमसे बात करी गई कि भाई हमारा जो मेटल है वो मेटल 2 तरह की यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज हो रहा है, एक है FCC और दूसरा है BCC। तो जो FCC है उसका जो एज लेंथ है, दैट एज लेंथ इज 3.5 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बात आ रही है BCC, तो उसका एज लेंथ कितना है भाई, तो इट्स एज लेंथ इज 3, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ डेंसिटी फॉर दीज 2 यूनिट सेल्स FCC एज वेल एज BCC, यानी कि दोनों के डेंसिटीज के रेशियो की दरकार है। बहुत आसान, कैसे? हमें डेंसिटी का क्या कोई फॉर्मूला मालूम है? अभी तो वही तो क्वेश्चंस कर ही रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला लिखते हो भाई? यहां किनारे लिख देते हैं, चलो यहीं पर लिख देते हैं। तो भाई हमने कहा कि ये जो FCC है इसकी डेंसिटी है से D1, और जो दूसरा यूनिट सेल है इसकी डेंसिटी है से D2। सो व्हाट इज D? D हो जाता है Z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई A³ इंटू NA। अब बच्चों जरा गंभीरता से देखो, ये तो डेंसिटी का एक जनरल फॉर्मूला हो गया, लेकिन अब इस जनरल फॉर्मूले में ये फॉर्मूला हमें FCC के लिए भी यूज करना है और इसी को BCC के लिए भी यूज करना है। तो FCC और BCC में जो एज लेंथ्स हैं वो डिफरेंट हैं, और दूसरी बात Z भी नेचुरली डिफरेंट रहता है दोनों यूनिट सेल में, तो इसको लिख देते हैं Z2 इंटू M डिवाइडेड बाई A² इंटू NA। अच्छा M तो सेम ही रहेगा क्योंकि सेम मेटल है, उसी के लिए FCC की बात हो रही है और उसी के लिए बच्चों BCC की बात हो रही है। NA भी सेम ही रहेगा, है ना, तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आना है। अब D1 और D2 के रेशियो की बात हो रही है, कैसे पता चले? तो पता कर लेंगे, आराम से पता कर लेंगे, जरा Z1 और Z2 लिख लें। तो Z1 है FCC के लिए, तो अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे, सो इट वाज 4 एंड दिस इज फॉर BCC। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या हो जाता है बच्चों, कॉर्नर पर एक एक एटम, सबका इफेक्टिव नंबर 1/8 और एक बॉडी सेंटर पर, सो दिस इज इक्वल टू 2। सो Z1 Z2 की वैल्यू आ गई। नाउ इफ यू डिवाइड दीज टू D1 एंड D2, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखो देखते हैं। तो इफ यू डिवाइड D1 बाई D2, तो हमारे पास आएगा बच्चों Z1 बाई Z2 इंटू A² बाई A1³ इंटू A2³ बाई A1³। बस अब कुछ नहीं है, बस वी नीड टू पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स। सो व्हाट इज Z1? सो Z1 was 4 FCC, Z2 was 2 BCC। अब A2 है, तो A2 कितना था? A2 था
3 इंटू 10 टू द पावर -10 इसका क्यूब, और A1 क्या है 3.5 इंटू 10 टू द पावर -10 इसका क्यूब। तो ये भी निपट लिए, ये 2 हो गया। तो ले दे के आंसर क्या हो गया बच्चों, 2 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 3.5 का क्यूब। सो अब आगे इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस यही आंसर हो गया। सो इन दिस मैनर यू कैन फाइंड द आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। कई बार बच्चों डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल की जगह डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऐसा शब्द, ऐसे सेंटेंस भी लिख के आ सकते हैं। एक ही बात है, इसमें कोई भी चिंता की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीजें होती हैं। सो दैट्स इट फॉर द डेंसिटी। थैंक यू बच्चों।